वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए इस वीडियो में हम चैप्टर 1 से रिवाइज करेंगे। तो भाई राजदीप जो मेरे स्टूडेंट हैं यूट्यूब में, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि पूरा चैप्टर का जिस्ट वीडियो बनाना है ताकि अच्छे से रिवाइज कर सके वन शॉट में। तो चैप्टर 1 समझने के लिए आपको सबसे पहले फोर्स का डेफिनेशन जानना है। तो फोर्स जैसे छोटे क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, है ना। फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन कॉज मोशन, विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, इट कैन चेंज द डायरेक्शन, इट कैन चेंज द डायमेंशन ऑफ अ बॉडी एंड इट कैन कॉज रोटेशनल मोशन ऑल्सो। तो अभी ये चैप्टर में आपको रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ना है। तो जैसे मान लीजिए एक डोर है ना, ये डोर है यहाँ पर, तो यहाँ हैंडल लगा है और यहाँ पर हिंजेस है। तो ये जो डोर है ना, ये पाइवोटेड एट दिस एक्सिस। तो ये पाइवोटेड है, ये फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब क्या है, वहाँ पर फिक्स्ड है लेकिन इट कैन रोटेट, सो फोर्स कैन रोटेट द बॉडी। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं दिस इज पाइवोटेड हियर इन दिस एक्सिस। तो अभी यहाँ पर हम फोर्स लगाते हैं तो ये डोर टर्न करेगा, तो उसी को बोलते हैं टॉर्क। तो रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। तो टॉर्क का जो और एक मीनिंग होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो याद रखिए। तो इसका फॉर्मूला है, अभी इजी डायग्राम यदि हम बनाएंगे तो मान लीजिए ये बॉडी है और यहाँ पर पाइवोटेड है और यहाँ से आपने फोर्स लगाया, ठीक है, ऐसे करके फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में। तो अभी क्या करना है, फोर्स, ये वाला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो फोर्स का डायरेक्शन है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। हालांकि यहाँ पर फोर्स लग रहा है तो ये डिस्टेंस नहीं लेना है बल्कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तो इसलिए बोलता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क का सिंबल ये है, तो टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो इसका मतलब रोटेशनल इफेक्ट जो होगा वो सिर्फ फोर्स के ऊपर नहीं, वो डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो अभी यदि हम डिस्टेंस ज़्यादा ले लेते हैं तो फोर्स कम किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए अभी ये डोर या इस बॉडी को रोटेट करने के लिए, है ना, F इंटू डी ये टॉर्क चाहिए। मान लीजिए अभी ये 24 टॉर्क चाहिए, 24। तो इसका यूनिट क्या है, फोर्स का न्यूटन और इसका मीटर। तो न्यूटन मीटर इसका यूनिट है, ऐसा यूनिट, डाइन सेंटीमीटर, ये हो गया CGS यूनिट। तो मान लीजिए 24 न्यूटन मीटर हमें टॉर्क चाहिए इस डोर को रोटेट करने के लिए या इस बॉडी को रोटेट करने के लिए। तो उसको हम 24 न्यूटन से अचीव कर सकते हैं और यदि हम 1 मीटर डिस्टेंस में फोर्स अप्लाई करेंगे तो देखिए 24 इंटू 1 24 न्यूटन मीटर होगा, तो बॉडी घूम जाएगा। अभी इसी टॉर्क को अचीव करने के लिए, जिसके लिए वो उसको रोटेट करना है, तो ये हम इसको 12 न्यूटन से भी कर सकते हैं। लेकिन 12 न्यूटन में करने के लिए हमें इसको 2 मीटर डिस्टेंस में फोर्स लगाना पड़ेगा। तो देखिए 12 इंटू 2 इज 24। तो अभी भी बॉडी घूमेगा क्योंकि वो टॉर्क अचीव हो गया। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, यदि हमें फोर्स कम करना है तो हमें डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमारा टेंडेंसी है कम फोर्स लगाना है, तो इसलिए हम बोलते हैं ना कन्वीनियंट, ईजी। तो हमारा टेंडेंसी है कम फोर्स लगाना है, तो इसलिए मैक्सिमम डिस्टेंस में हमारा क्या होना चाहिए, फोर्स लगना चाहिए। तो इसलिए हम देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल। जैसे देखिए ये डोर हैंडल यहाँ पर फिक्स किया हुआ है, तो डोर हैंडल यहाँ फिक्स करने से, तो यहाँ से जो डिस्टेंस है, अभी याद रखिए ये जो डिस्टेंस है ना, इसमें बहुत स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है, अप्लाई नहीं कर पाते न्यूमेरिकल्स में। तो ये जो डिस्टेंस, इसका अच्छा से समझिए, ये डिस्टेंस क्या है।
ये डिस्टेंस इज द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जहाँ पर फोर्स लगता है और कहाँ से डिस्टेंस लेना है, वो हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेना है, पाइवट पॉइंट से लेना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक स्केल यहाँ रखा, तो स्केल यहाँ रखा, एक बॉडी रखा ऐसे, अब यहाँ एक फोर्स लगा, तो ये फोर्स है, तो इसका ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये डिस्टेंस है मिलाना। अभी ये फोर्स है तो ये डिस्टेंस लेना है डी डैश। तो इस तरह से ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस, कहाँ से वो रोटेट कर रहा है, अबाउट विच पॉइंट, और कहाँ पर वो फोर्स लग रहा है। तो अभी ये डिस्कशन से हमें समझ में आया कि वी कैन रिड्यूस द फोर्स to produce the same torque, given torque when applied at the larger distance। तो इसलिए हमें ये जो हैंडल है, जो कारपेंटर्स लोग यहाँ फिट करते हैं। तो वाई, बिकॉज आप बोलिए, आप सोचिए क्या लिखेंगे। तो ये 3 फैक्टर है, 3 चीज़ आपको लिखना है। वाई, so that this handle is fitted here so that perpendicular distance of the force from the axis of rotation increases or becomes maximum, so the given torque can be achieved with the least force। अभी देखिए फोर्स मैक्सिमम, डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो फोर्स कम हो जाएगा, तो टू अटेन द गिवन टॉर्क। तो ये दिखना है। तो इसलिए आपके आंसर में टॉर्क होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए और फोर्स होना चाहिए, और उसको अंडरलाइन करना है। गिव रीजन आएगा, जैसे और एक है, जैसे स्पैनर है ना, जैसे ये ऐसा होता है ये, तो ये नट को घुमाने के लिए है ना। तो ये लॉन्ग हैंडल क्यों दिया जाता है, ताकि जो मैकेनिक है वो फोर्स यहाँ लगाता है। अब देखा है, तो यहाँ नहीं लगाता, तो यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये फोर्स, तो मैक्सिमम फोर्स होगा, सॉरी मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, तो कम फोर्स से भी वो उसको नट को घुमा सकता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो रोटेशनल इफेक्ट है वो कम फोर्स से भी किया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग द डिस्टेंस। तो जितना भी टाइट होगा वो खुल जाएगा, क्योंकि हम तो कम फोर्स लगा रहे हैं जितना हम लगा सकते हैं, लेकिन वो फोर्स का जो रोटेशनल इफेक्ट है वो बढ़ जा रहा है, टॉर्क बढ़ जा रहा है। तो ये आपको याद रखना। तो इसलिए आप ये फॉर्मूला याद करिए, यूनिट याद कीजिए, और SI यूनिट, CGS यूनिट, तो ये याद रखना है। फिर इसमें रिलेशन, सो 1 न्यूटन मीटर, तो कैसे याद रखेंगे इसको, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, 1 न्यूटन फोर्स 1 मीटर डिस्टेंस। तो 1 न्यूटन को डाइन में बनाइए 10⁵, और 1 मीटर को सेंटीमीटर में बनाइए, तो क्या हो जाएगा, सो 10⁷ डाइन पर सेंटीमीटर। अभी एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स MCQ ये आ सकता है, और कभी कभी ऐसे भी आ सकता है, 1 डाइन सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर आपको लिखना है 10⁻⁻⁷। तो 1 न्यूटन मीटर ये आपको याद करके जाना है। यदि उसका उल्टा पूछता है तो -7 लिखना, तो याद कीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अभी ग्रेविटेशनल यूनिट है, फोर्स को हम kgf में मेज़र करते हैं, और इसको हम मीटर में मेज़र कर सकते हैं, सेंटीमीटर में ही मेज़र कर सकते हैं। और 1 kgf क्या हो गया, 1 kgf इज़ 9.8 न्यूटन। तो 1 kgf मीटर हो जाएगा 9.8 न्यूटन मीटर। तो ये रिलेशन भी पूछ सकता है। तो इस तरह से आपको डेफिनेशन, फॉर्मूला और गिव रीजन टाइप
यूनिट्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का। अभी जब बॉडी को हम फोर्स लगाते हैं, है ना, जब बॉडी को हम फोर्स लगाते हैं तो वो रोटेट कर रहा है। इस केस में हम यही सीख रहे हैं, है ना, रोटेट कर रहा है। अभी रोटेट दो तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे ये बॉडी है, ये मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया। बी, यदि आप ये फोर्स कंसिडर करेंगे F, तो आप ये बॉडी किस साइड को या कैसे रोटेट करेगा, तो याद कीजिए कैसे रोटेट करेगा। जैसे यहाँ पर ऐसे सपोर्ट किया और इधर फोर्स लगाया, तो देखिए ये ऐसा रोटेट कर रहा है इस फोर्स की वजह से, तो हम बोलते हैं इसको ऐसा रोटेट कर रहा है। तो ये हो गया क्लॉकवाइज रोटेशन। मतलब तो जो क्लॉक होता है ना, तो यहाँ पर 12, 3, 6, 9 ऐसा रहता है। तो जो क्लॉक के हैंड्स है ये इधर रोटेट करता है, ऐसे रोटेट करता है, तो इसी को बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी तो इसलिए इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट, और क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव मोमेंट लिया जाता है। ये रूल है, कन्वेंशन है। ठीक है, क्लॉकवाइज मोमेंट इज नेगेटिव मोमेंट। अभी ये फोर्स को सोच लीजिए, अभी ये इधर सपोर्ट किया और ये इधर टर्न कर रहा है, तो इसका टेंडेंसी है इसको इधर रोटेट करने का। तो कैसे रोटेट करने का टेंडेंसी है, देखिए कैसे घूम रहा है ये पेन, ऐसे। तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घुमाने का टेंडेंसी है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तो इसको पॉजिटिव लिया जाता है। तो जब भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लेंगे तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन याद कर लीजिए। तो अभी मान लीजिए एक बॉडी में ये सिचुएशन में, तो इधर एक फोर्स लग रहा है, इधर एक फोर्स लग रहा है, और ये इधर घुमाना चाहता है, ये उधर घुमाना चाहता है। तो लेकिन ये दोनों का टॉर्क या रोटेशनल इफेक्ट सेम हो गया, इक्वल हो गया, मोमेंट इक्वल हो गया। तो ये कैसे रहेगा, ये ऐसे ही बैलेंस में, इक्विलिब्रियम में रहेगा, बैलेंस पोजीशन में रहेगा। इधर फोर्स नहीं लग रहा है तो ये इधर घूमना शुरू करेगा, इधर फोर्स नहीं है, सिर्फ इधर है, तो इधर घूमना शुरू करेगा। तो ये इक्विलिब्रियम नहीं है, दोनों फोर्स लग रहे हैं और दोनों फोर्स के कारण जो मोमेंट है इक्वल है, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो हमें लिख सकते हैं इन इक्विलिब्रियम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो याद कीजिए, तो इक्विलिब्रियम लिखना है, सिर्फ कभी कभी बच्चे क्या लिख देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, नहीं, इन इक्विलिब्रियम, है ना। तो अभी इन इक्विलिब्रियम ये दो टॉर्क इक्वल हो गए, तो ये क्या रोटेट करेगा, नहीं, रोटेट नहीं करेगा। इसलिए इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस्ड, तो ये इसी तरह रहेगा। तो इसका नेट टॉर्क 0 होगा। नेट टॉर्क क्या हो गया, नेट टॉर्क 0 हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए बॉडी को मूव नहीं होना चाहिए। दो फोर्स लग रहे हैं या तीन भी लग सकते हैं इधर और एक, लेकिन नेट मोमेंट इज 0, सो देन द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो ये पहला कंडीशन है, when the body is in equilibrium, condition of equilibrium। अभी ये मैंने क्या किया, रोटेशनल मोशन के बारे में बताया। तो रोटेशनल मोशन में फोर्स का जो काम है वो टॉर्क करता है, इसलिए नेट टॉर्क 0 लेना है। ठीक है,
ओके, और 0 न्यूटन मीटर या 9 सेंटीमीटर। और दूसरा एक कंडीशन है कि नेट फोर्स शुड बी 0। ये हो गया लीनियर मोशन के लिए। लीनियर मोशन के लिए नेट फोर्स 0 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक बॉडी जा रहा है ना, बॉडी जा रहा है, तो यहाँ पर अचानक इधर से फोर्स लग गए, लेकिन ये बॉडी में कोई चेंज नहीं आया, डायरेक्शन में चेंज नहीं आया, इसका स्पीड में चेंज नहीं आया, तो ये फोर्स क्या कर रहे हैं? तो फोर्स तो लग गए, 4 फोर्स लगे यहाँ पर, तो वो फोर्स के कारण इसमें कोई चेंज नहीं आया, मतलब स्पीड में चेंज नहीं आया, डायरेक्शन में भी चेंज नहीं आया। तो इसका मतलब ये नेट फोर्स 0 है। इस तरह से लग रहा है कि ये नेट फोर्स 0 है, इसलिए इसका फोर्स स्पीड बढ़ा सकता है, यहाँ नहीं बढ़ रहा है। फोर्स डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, यहाँ पर नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है ये चारों फोर्स लग तो रहे हैं, लेकिन उनका नेट फोर्स 0 है, इफेक्ट 0 है, इसलिए ये कंटिन्यू चलते रहेगा। उसी तरह एक बॉडी एट रेस्ट में ले लीजिए, बॉडी एट रेस्ट, तो इसमें भी 4 फोर्स या 3, 4, 10 जो भी फोर्स लग रहे हैं, है ना, इधर लग रहे हैं, इधर लग रहे हैं, ऐसा फोर्स लग रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो लेकिन ये बॉडी एट रेस्ट है ना, वो रेस्ट में ही रहता है। तो अभी फोर्स लगाने तो बॉडी मूव करेगा, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, है ना, लेकिन यहाँ पर रेस्ट है तो रेस्ट में ही है, तो वो फोर्स क्या कर रहे हैं? तो इसका मतलब फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है, तो रेस्ट का रेस्ट में ही रहेगा, और मोशन है तो मोशन में ही रहेगा। तो इसलिए ये दोनों केस जो है इक्विलिब्रियम होगा। तो इसलिए याद कीजिए दूसरा कंडीशन, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, डेल्टा एफ इज इक्वल टू 0, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। अभी डेल्टा टी 0 कैसे हुआ? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, चाहे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये बॉडी एट रेस्ट, ध्यान दीजिए, बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस। सेवरल फोर्सेस लगने के बाद भी बॉडी जो रेस्ट में है, इट इज़ रिमेनिंग एट रेस्ट, रेस्ट में ही रहता है, नहीं मूव करता है। तो यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो हो रहा है, तो इसको हम इक्विलिब्रियम लेंगे, लेकिन बॉडी एट रेस्ट है तो इसलिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम लेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम यही कंडीशन भी फॉलो करेगा, दोनों कंडीशन। और ये हो गया डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो 2 टाइप के इक्विलिब्रियम आप पढ़िए, तो डेफिनेशन, कंडीशंस और 2 एग्जाम्पल पढ़ लीजिए, ठीक है, 2 एग्जाम्पल पढ़ लीजिए, तो यही आपको इसी में से आ सकता है। तो अभी ध्यान देने वाला बात क्या है, टॉर्क भी 0 होना चाहिए तो रोटेशन नहीं होगा, नेट फोर्स 0 होना चाहिए तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, स्पीड चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, और रेस्ट में है तो उसका रेस्ट, पोजीशन ऑफ रेस्ट भी चेंज नहीं होगा, मोशन में नहीं आएगा। तो इस तरह से ये 2 कंडीशन आपको पढ़ना है। अभी चलिए मैं बताता हूँ आपको डायनेमिक का और स्टैटिक का 2 एग्जाम्पल पढ़ना है आपको। तो आप देख सकते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम के 2 एग्जाम्पल, फिजिक्स बुक लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल टॉप। तो यहाँ पर फिजिक्स बुक लेते हैं, यहाँ पर तो एक वेट है, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, तो 2 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिजिक्स बुक रेस्ट में है तो इसलिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। अभी फिजिकल बैलेंस में क्या है, यहाँ पर एक पैन होता है, इधर एक पैन होता है, इक्वल डिस्टेंस रहता है, यहाँ पर पॉइंटर रहेगा और यहाँ पर इक्वल वेट लगा है ना, ये तो ये वेट 1 इधर घुमाना चाहेगा और ये वेट इधर घुमाना चाहेगा, तो दोनों क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेंगे, लेकिन यदि इक्वल वेट है और इक्वल डिस्टेंस है तो इधर का टॉर्क, इधर का टॉर्क, इधर का टॉर्क इक्वल होगा, है ना। तो ये क्या करेगा, ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज,
तो नेट टॉर्क 0 होगा। तो क्लॉकवाइज नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, बोथ आर इक्वल, तो 0 हो जाएगा। तो नेट टॉर्क 0 हो गया। तो इसका मतलब ये स्टैटिक, और ये रोटेट नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, रोटेट नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गया, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा है डायनेमिक इक्विलिब्रियम का, याद कीजिए, रेन ड्रॉप फॉलिंग विद टर्मिनल वेलोसिटी। तो जब रेन ड्रॉप स्टार्ट करता है हाइट से, तो क्या होता है, ग्रेविटी के कारण उसका स्पीड तो बढ़ते जाना चाहिए, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, लेकिन सर्टेन स्टेज में आने के बाद इसमें क्या होता है, वेट, अप थ्रस्ट और एक स्टोक्स फोर्स होता है, जो विस्कस फोर्स एयर के कारण, तो ये अपोजिट टू द मोशन लग रहा है, तो ये दोनों फोर्स इसके साथ इक्वल हो जाएंगे। तो हम देख सकते हैं अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। तो नेट फोर्स कितना होगा, तो 0 होगा। तो उसके बाद क्या होगा कि जो ड्रॉप है वो टर्मिनल वेलोसिटी के साथ आएगा, इक्वल यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसलिए हम उसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं, और इस वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये कैसे आए, कोई ज़रूरत नहीं है समझने का उतना डिटेल में, आपको सिर्फ लिखना है और रेन ड्रॉप फॉलिंग विद टर्मिनल वेलोसिटी, इतना लिख दीजिए। ओके, दूसरा है एरोप्लेन, एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसको भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं, क्योंकि वो मोशन में है लेकिन नेट फोर्स 0 है, इसलिए यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा है और हॉरिजॉन्टली चल रहा है। तो ये आप दो एग्जाम्पल याद रखिए, और इसी कंडीशंस के ऊपर और दूसरे एग्जाम्पल भी है टेक्स्ट बुक में, वो मिलेगा आपको। तो वो भी वही 2 कंडीशन से आपको फॉलो करना है, नेट टॉर्क 0 और नेट फोर्स 0। तो ये कंडीशंस है, तो ये फॉलो करते हैं तो ये इक्विलिब्रियम में होते हैं। और इक्विलिब्रियम होने के बाद यदि बॉडी रेस्ट में है तो उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम ले लीजिए, और बॉडी अभी भी मूव कर रहा है द सेम स्पीड सेम डायरेक्शन, तो डायनेमिक ले लीजिए, है ना। तो इस तरह से समझ सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट हम कपल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अभी कपल के बारे में जानेंगे। तो कपल का मतलब होता है 2, है ना। तो यहाँ पर फोर्स का चैप्टर में कपल दिया है, तो इसका मतलब 2 फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, 2 फोर्स। तो अभी एक फोर्स इधर लग रहा है और इक्वल फोर्स इधर लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या हो गया, सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट forces acting on a body system of, so couple is a system of 2 equal and opposite forces acting on a body with different lines of action। ये तो लाइन ऑफ एक्शन मतलब देखिए, ये फोर्स इस डायरेक्शन में कर रहा है, इस लाइन में, और ये फोर्स इस लाइन में कर रहा है, सेम लाइन नहीं है। अब मान लीजिए एक बॉडी है ऐसे ऐसे, तो यहाँ आप फोर्स लगाइए और यहाँ एक फोर्स लगाइए, ये 10 न्यूटन 10 न्यूटन। तो इक्वल एंड अपोजिट तो है, लेकिन सेम लाइन में एक्ट कर रहे हैं, तो ये कपल नहीं बनेगा। तो कपल तभी बनता है डिफरेंट लाइंस में, थोड़ा सा अलग जगह में होना चाहिए। जैसे ये आईसीसी में ऐसे पूछ सकता है, ये 10 न्यूटन ए बी सी, सो विच 2 फोर्सेस फॉर्म अ कपल। तो ये दोनों कर रहे हैं नहीं, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, डिफरेंट लाइंस तो है
बट सेम वैल्यू भी है, लेकिन सेम डायरेक्शन है, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, डिफरेंट लाइन्स ऑफ एक्शन बट सेम डायरेक्शन। तो ये दोनों ए एंड सी फॉर्म कपल। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसलिए ध्यान से डेफिनेशन को देखना। तो एग्जाम्पल क्या है, ओपनिंग कैप ऑफ अ बॉटल, ओपनिंग वाटर टैप। जैसे अभी कैप ऐसा रहता है ना, एक कैप रहता है, ये बॉटल है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं। देखिए यहाँ पर फोर्स कैसे लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है थंब से, और दूसरा ये फिंगर से इस साइड लग रहा है, और ये डिस्टेंस है। तो ये कपल बन रहा है, बिकॉज टू फोर्सेस आर एक्टिंग एंड they are not in same direction but different line of action। तो ये कपल हो गया। तो अभी ये क्या करना चाहेगा, ये फोर्स ये एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा। अब ये फोर्स इसको ऐसे ले जाना चाहता है, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना चाहता है। तो दोनों एक ही टाइप के मोमेंट बन रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं, ऐसे याद रखिए। तो इसलिए दो फोर्स होते हैं तो कपल बनते हैं। दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन उनका जो टॉर्क है एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसलिए दे हेल्प ईच अदर। इसलिए अल्टीमेटली हम जब ऐसे फोर्स लगाते हैं तो कैप खुल जाता है या बंद हो जाता है। तो इसलिए व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कपल, इफेक्ट ऑफ कपल क्या है, रोटेशन। तो रोटेशन होगा तो यहाँ मोमेंट होगा, है ना, तो इसलिए उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल। तो मोमेंट ऑफ कपल, तो फॉर्मूला क्या है, देखिए ये यहाँ पर ये इसको मूव करेगा, मान लीजिए ये पूरा ये डी है, डिस्टेंस डी है, तो ये एफ इंटू डी बाई टू हो जाएगा, और ये एफ इंटू डी बाई टू, तो दोनों ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी आ गया। तो लेकिन ये डी और मोमेंट ऑफ फोर्स का जो एफ इंटू डी फार्मूला है ये अलग है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक फोर्स काम कर रहा है एफ, और उस फोर्स का डिस्टेंस जहाँ से वो घूम रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो डिस्टेंस लेना है, तो एफ इंटू डी, तो डी को याद रखिए। और यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ कपल है एफ इंटू डी, फार्मूला सेम है ना, लेकिन ये है दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, इक्वल है, तो ये आइदर फोर्स, कोई भी एक फोर्स लेना, इंटू डी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लेकिन बिटवीन टू फोर्सेस। ध्यान दीजिए, तो ये डी में अलग है और ये डी अलग है, फार्मूला एक ही लेकिन डी का सेंस अलग है। तो यहाँ से रोटेशन हो रहा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, लेकिन ये डी है, ये फोर्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन से नहीं है, ये इस दोनों फोर्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो वो उसको लेना है, ठीक है। तो अभी जैसे एक फोर्स ऐसा दिया रहेगा, ऐसा है ना, तो हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना, ऐसा नहीं लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, वो डी है ये। तो कोई एक फोर्स ले लीजिए और डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। अभी इसका इफेक्ट भी क्या है, रोटेशन है। अभी दोनों फोर्स हेल्प कर रहे हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे बहुत जगह में, जैसे ये स्टीयरिंग व्हील है ना, ये स्टीयरिंग व्हील है, ये स्टीयरिंग व्हील हो गया। तो ड्राइवर क्या करेगा, एक फोर्स इधर लगाएगा ऐसा, तो ये फोर्स अल्टीमेटली ऐसे आता है, नीचे आएगा ये, तो ये डिस्टेंस, तो ये फोर्स इनटू डिस्टेंस होगा।
तो अभी हमारा टेंडेंसी पहले मैंने जैसे बताया कम फोर्स लगाने का, तो कम फोर्स लगाएंगे लेकिन उसको मोमेंट ऑफ कपल यानी कि घुमाने के लिए जो मोमेंट लगेगा कम फोर्स से मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, है ना, जैसे वो एग्जांपल मैंने समझाया। तो इसलिए जो स्टीयरिंग व्हील है ना, तो इतने छोटे नहीं रखते हैं, तो छोटा रखेंगे तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कम हो जाएगा, तो विद द गिवन फोर्स टॉर्क कम हो जाएगा, या कम फोर्स हम लगाना चाहते हैं, डिस्टेंस भी कम लिया तो टॉर्क बहुत कम लगेगा या मोमेंट ऑफ कपल कम लगेगा, तो घुमाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए थोड़ा बड़ा रखते हैं, तो बड़ा रखते हैं, देखिए तो डिस्टेंस बड़ा हो गया तो कम फोर्स से भी काम चलेगा, तो इजी ड्राइविंग उसमें हमको समझ में आता है। तो लिखना क्या है, व्हाई द स्टीयरिंग व्हील इज गिवन सम डायमीटर, तो क्या लिखना है, सेम जैसे मैंने पहले बताया, सो दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस becomes or increases and given moment of couple can be achieved with the least force or less force, or the given force can produce larger moment of couple, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लेकिन आपको डिस्टेंस और कपल और फोर्स के बारे में इसमें लिखना चाहिए, तो इस तरह से ये कपल को समझ सकता है। तो कपल का इफेक्ट क्या है, रोटेशन। एग्जाम्पल ये याद रखिए, आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे दिए हैं, उसको भी पढ़ लीजिए। और ये यूनिट